अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को पिछले साल तैयार किया गया मॉडल क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। इस साल जो एग्ज़ाम होना है उसी पैटर्न पे पिछले साल भी क्वेश्चन तैयार किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन के ऊपर जो है तफसील से बातचीत कर ले रहा हूँ और उसके बाद सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर करा दूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ ऊपर में, जैक मॉडल क्वेश्चन बेस्ड प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम 2023 क्लास 10th उर्दू। ठीक है ना। यहाँ पे देखें ज़रूरी हिदायत है, सभी सवालों के जवाबात दिए गए हिदायत के मुताबिक ही दें। सभी सवालात लाजमी हैं, सभी सवालात के नंबर मसावी हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग देखें 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए कवायद व इंशा से सवालात हैं और ये कुल सवालात आपके 15 हैं। सेक्शन बी में नज़्म व नस्र से सवालात पूछे गए हैं और इसमें सवालात की कुल तादाद 25 है। कुल मिलाकर के 40 सवालात आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से करने हैं। ठीक है ना। ठीक है, देखा जाए सेक्शन ए से हम शुरू करते हैं। कवायद व इंशा, यहाँ पे अलीफ में दिया हुआ है, दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब दें। इस तरह के इक़्तिबास वाले सवालात अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हम यही मशवरा आप लोगों को देंगे कि आप पहले एक एक करके सवाल पढ़ें और उस सवाल का जवाब इक़्तिबास से ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप पूरा इक़्तिबास एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद सवाल पढ़ेंगे तो हो सकता है कि सवाल का जवाब आप लोगों को याद ना रहे और फिर से पैराग्राफ पढ़ने का नौबत आ जाए। इसलिए मेरा ये मशवरा होगा कि आप एक एक करके सवाल पढ़ते जाएं और इक़्तिबास से उसका जवाब ढूंढते जाएं। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, शायरी इंसान का कैसा इजहार है। अब हम इक़्तिबास पढ़ेंगे और इसका जवाब ढूंढेंगे। ठीक है ना। शायरी इंसान का कैसा इजहार है। शायरी इंसान का मुहज़्ज़िब तरीन इजहार है। जवाब यहीं पे मिल गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें, ऑप्शन है मज़हब, बी मुहज़्ज़िब, सी मज़हबी, डी खालिस। जवाब ऑप्शन बी मुहज़्ज़िब हो जाएगा। ठीक है ना। शायरी इंसान का मुहज़्ज़िब तरीन इजहार है। सवाल नंबर 2, तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है। ऑप्शन ए इजहार, बी मुसर्रत, सी मोहब्बत, डी जज्बात। अब हम देखेंगे पैराग्राफ में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे हम उससे आगे पढ़ेंगे, चूँकि पहला पैराग्राफ में सवाल नंबर 1 का जवाब मिल चुका है और अब उस पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत हमें दोबारा नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं। जब से दुनिया वजूद में आई है इंसान ने इजहार की राहें तलाश करना शुरू की हैं। हर्फ सूरत से अल्फाज तक के सफ़र में इंसान ने जो तर्ज़ अख्तियार किया उनमें एक आहंग हमेशा मौजूद रहा है। तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर इजहार का सफ़र है। ठीक है ना, यही सवाल था। तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है, तो जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इजहार। तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर इजहार का सफ़र है। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखें, मुहज़्ज़िब इंसान का तरीक़ा इजहार किस शक्ल में ढलता गया। जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। इंसान जैसे जैसे मुहज़्ज़िब होता गया उसका तरीक़ा इजहार मुख्तलिफ़ फ़नून की शक्ल में ढलता गया। मुख्तलिफ़ फ़नून की शक्ल में मुहज़्ज़िब इंसान का तरीक़ा इजहार की शक्ल में ढलता गया। ए मुसव्वरी, बी फ़नून, सी मौसीकी, डी किताबत। देखिए ऑप्शन बी फ़नून ये जवाब सही हो जाएगा, तीसरा का बी। ठीक है ना। सवाल नंबर 4 देखें, इंसान की दिलचस्पी हमेशा से किस चीज़ से रही है। इंसान की दिलचस्पी
हमेशा किस चीज़ से रही है। देखते हैं, जवाब ढूंढते हैं। फ़नून ही उसके तहज़ीबी सफ़र के मुख्तलिफ़ मरहलों का पता देते हैं, चुनांचा गारों पर खुदी हुई इब्तदाई तस्वीरों और तहरीरों से माज़ी बईद की शायरी तक इंसानी शायरी का सुराग लगाया जाए तो कदीम तरीन तहज़ीबें अच्छी शायरी से सजी मिलेंगी। सवाल था, इंसान की दिलचस्पी हमेशा किस चीज़ से रही है। ऑप्शन ए नावल, बी शायरी, सी मुसव्वरी, डी ख़ताती। तो यहाँ पे ऑप्शन बी शायरी इसका जवाब होगा। इंसान की दिलचस्पी हमेशा से शायरी से रही है। ठीक है। सवाल नंबर 5, कदीम तरीन तहज़ीबें किस सिन्फ से सजी हुई मिलेंगी। इसका भी हम लोग जवाब पढ़ चुके हैं। इसका भी जवाब आप लोगों का ऑप्शन सी शायरी ही होगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए मुसव्वरी, ऑप्शन बी दास्तान, ऑप्शन सी शायरी, ऑप्शन डी ख़ताती। यहाँ भी आपका जवाब ऑप्शन सी शायरी ही होगा। ठीक है। इसके बाद बे देखें। बे में है दर्ज सवालों का जवाब चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल आपका कवायद से है और ये पैराग्राफ से कुल 5 सवाल थे, जो पांचों सवाल हम लोग देख चुके। ठीक है। इक़्तिबास का सवाल करना बिल्कुल ही आसान है अगर हम थोड़ा सा भी गौर से ध्यान से इक़्तिबास को पढ़ते हैं तो सारा जवाब इक़्तिबास वाला सवाल का जवाब आसानी से हम हल कर सकते हैं और 5 में 5 नंबर या फिर जितने भी इक़्तिबास के सवालात रहेंगे वो सभी सवालों को हल करके पूरा का पूरा नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 6 देखें। कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे की जिद हों, कौन सी सनत कहलाता है। अब ये तो आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है। सनत आप लोग पढ़ेंगे, सनत की किस्में आप लोग पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब आसानी से जानेंगे। कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे की जिद हों, कौन सी सनत कहलाता है। ऑप्शन देखें, हुस्न तालील, बी सनत तज़ाद, सी सनत तजनीस, डी सनत तलमीह। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सनत तज़ाद। ठीक है ना। सवाल नंबर 7 देखें। कातिल ने लगाया ना मेरे ज़ख्म पर मरहम, हसरत ये रही जी के जी में लगे मरहम। शेर में किस सनत का ज़िक्र है। ऑप्शन ए तशबीह, ऑप्शन बी इस्तारा, ऑप्शन सी सनत तजनीस, ऑप्शन डी सनत हुस्न तालील। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सनत तजनीस। ठीक है। सवाल नंबर 8, जिस फ़ेल का काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम ना हो। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जवाब कुछ ना कुछ आप करके चले आएंगे। यहाँ पे ना हो दिया हुआ है। जिस फ़ेल का काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम ना हो, मालूम हो नहीं है, मालूम ना हो, उसे कौन सा फ़ेल कहते हैं। ऑप्शन ए फ़ेल लाजिम, ऑप्शन बी फ़ेल मजहूल, ऑप्शन सी फ़ेल मुतअद्दी, ऑप्शन डी फ़ेल नाकिस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी फ़ेल मजहूल। ठीक है ना। फ़ेल मजहूल, जिस फ़ेल का काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 9 देखें। रिश्वत लेना फ़ेल की कौन सी मिसाल है। ए फ़ेल ताम, बी फ़ेल नाकिस, सी तफ़ाउल मुरक्कब। यहाँ तफ़ाउल कर दिया है, हालांकि होना चाहिए ये फ़ेल मुरक्कब, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। इसे आप लोग फ़ेल मुरक्कब पढ़ेंगे। ऑप्शन डी फ़ेल मनफ़ी। सही जवाब जो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है वही जवाब सही जवाब होगा। यहाँ पे तफ़ाउल मुरक्कब लिखा हुआ है, आप लोग इसे
फ़ेल मुरक्कब पढ़ेंगे। यही फ़ेल मुरक्कब रिश्वत लेना की मिसाल है। ठीक है। सवाल नंबर 10, अहमद ने महमूद को मारा, जुमला में महमूद क्या है? सवाल ध्यान से देखें। अहमद ने महमूद को मारा, जुमला में महमूद क्या है? ऑप्शन ए फ़ाइल, ऑप्शन बी मफ़ऊल, ऑप्शन सी फ़ेल, ऑप्शन डी फ़ेल नाकिस। सही जवाब हो जाएगा मफ़ऊल, ऑप्शन बी मफ़ऊल। चूँकि यहाँ पे महमूद के बारे में सवाल किया गया है। अगर अहमद के बारे में सवाल होता तो अहमद यहाँ पे फ़ाइल है और इसका जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे महमूद के बारे में सवाल किया गया है तो महमूद यहाँ पे ऑप्शन बी मफ़ऊल हो जाएगा। ठीक है। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, इसी में आप लोग जानते हुए भी गलती कर जाते हैं और इम्तहान जब लिख करके आवेंगे तो लगेगा हम तो बिल्कुल जो है सही आंसर बनाए थे। जब जवाब मिलाया जाता है या कॉपी आप लोगों को दिखलाया जाता होगा तो वहाँ पे मिस्टेक जो है पकड़ में आ जाता है। इसलिए सवाल ध्यान से पढ़ेंगे ताकि उसका जवाब सही सही दिया जा सके। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम आप लोगों का है, 40 क्वेश्चन ही आप लोगों को करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए टाइम को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और आसानी से 1.5 घंटा में आप 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए सवाल आराम से, आहिस्ते आहिस्ते, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे ताकि किसी तरह की कोई गलती होने का इम्कान ना हो। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखें। सवाल नंबर 11 है, राशिद ने खाना खाया, जुमला किस फ़ेल की मिसाल है? ऑप्शन ए फ़ेल मारूफ, ऑप्शन बी फ़ेल मजहूल, ऑप्शन सी फ़ेल अमर, ऑप्शन डी फ़ेल नहीं। जवाब इसका हो जाएगा फ़ेल मारूफ। चूँकि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि खाना किसने खाया है। राशिद ने खाना खाया, यहाँ पे फ़ाइल का पता चल जा रहा है, इसलिए यह जुमला फ़ेल मारूफ का जुमला होगा, फ़ेल मारूफ की मिसाल होगी। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। सवाल नंबर 12, दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। शेर में किस सनत का ज़िक्र है? यहाँ भी सनत से सवाल किया गया है। ऑप्शन देखें, सनत तजनीस, बी सनत लफ़ो नशर, ऑप्शन सी सनत तज़ाद, ऑप्शन डी सनत हुस्न तालील। यहाँ भी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सनत तज़ाद। ठीक है ना। शेर में सनत तज़ाद का ज़िक्र है। सवाल नंबर 13, मुहावरा बाग बाग होना का मानी क्या है? मुहावरा बाग बाग होना का मानी क्या है? ऑप्शन ए ऐब लगाना, बी इशारा करना, सी भाग जाना, डी बहुत खुश होना। बिल्कुल आसान मुहावरा यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग कई मर्तबा इस मुहावरे का इस्तेमाल करते होंगे कि दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग होना। ठीक है। इसका मानी हो जाएगा बहुत खुश होना। ऑप्शन डी इसका जवाब सही होगा। सवाल नंबर 14, दिल भर आना का मानी क्या है? दिल भर आना का मानी क्या है? ए गमगीन होना, बी हसद करना, सी गुस्सा होना, डी घबरा जाना। ये भी आसान मुहावरा है और इसका भी आप लोग जवाब आसानी से दे सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गमगीन होना। ठीक है ना। दिल भर आना का मानी होता है गमगीन होना। आगे सवाल देखें। सवाल नंबर 15, मुहावरा दम भरना का मानी क्या है? मुहावरा दम भरना का मानी क्या है? ए मेहनत करना, बी भूख मिटाना, सी शर्मिंदा होना, डी मोहब्बत का दावा करना। सही जवाब हो जाएगा दम भरना का मानी मोहब्बत का दावा करना। ऑप्शन डी मोहब्बत का दावा करना। ठीक है ना। ठीक है,
सेक्शन बी अब देखा जाए। सेक्शन बी नज़्म व नस्र से सवालात हैं और यहाँ पे जैसा कि हम पहले ही बतलाए कि कुल सवालात की तादाद 25 हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और पूछे गए सवालों का जवाब दें। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आप लोगों का टेक्स्ट बुक है नवाए उर्दू और गुलज़ार उर्दू, सवालात यहाँ से पूरे के पूरे 25 सवालात किताब से दिए गए हैं, नवाए उर्दू और गुलज़ार उर्दू से दिए गए हैं। ज़्यादातर सवालात इसमें भी आप लोगों के नवाए उर्दू से होंगे। ठीक है। इक़्तिबास वाला सवाल का जवाब बताने का हम तरीका पहले बतलाए कि आप पहले सवाल पढ़ें और सवाल पढ़ने के बाद आप इक़्तिबास से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें सवाल है 16 नंबर में, मुंदरजा झेल बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है? ऑप्शन ए भोला, बी गिल्ली डंडा, सी नया कानून, डी ICS। अब देखते हैं इक़्तिबास पढ़ करके, इक़्तिबास पढ़ने से शायद हमें ये मालूम हो जाए कि इन 4 अफसानों में किस अफसाना का इक़्तिबास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। पढ़ते हैं इक़्तिबास। कसम है भगवान की इन लाट साहबों के नाज उठाते तलगिया, तलगिया नहीं होगा, ये होगा तंग आ गया हूँ। ठीक है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप पढ़ेंगे तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले। ठीक है ना। सवाल था मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है और ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग देखें ऑप्शन सी में नया कानून दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यह इक़्तिबास नया कानून से माखूज़ है, यानी कि इसका जवाब ऑप्शन सी नया कानून हो जाएगा। ठीक है ना। अगर नया कानून लफ्ज़ नहीं भी आता इक़्तिबास में और आप पहले नवाए उर्दू से अफसाना नया कानून पढ़े हुए होते तो आसानी से इक़्तिबास के 1-2 सतर पढ़ करके ही इसे समझ सकते थे कि यह इक़्तिबास कहाँ से माखूज़ है, किस सबक से दिया गया है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल के जवाब हल करने के लिए बहुत बेहतर होगा कि आप जितने भी अफसाने हैं उन अफसानों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। जब एक बार आप अफसाना या टेक्स्ट पढ़े हुए रहेंगे तो बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्टिव सवालात के जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। लगभग सभी अफसानों के ऊपर हमारा वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। आप अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने में किसी तरह की कोई दुश्वारी है, परेशानी है, तो आप वीडियो देख करके सुन करके तैयारी अपनी बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार जितने भी अफसानों के ऊपर हमारा वीडियो अपलोड है उसे ज़रूर देख लें, सुन लें। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। सवाल नंबर 17, झेल में से सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं? अब यहाँ पे इक़्तिबास में शायद आप लोग मुसन्निफ़ का नाम ढूंढें तो मुसन्निफ़ का नाम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसलिए इसका जवाब तो आप लोगों को अपने से जानना ही पड़ेगा और जब तक आप अफसाना नया कानून के मुसन्निफ़ का नाम नहीं जान रहे होंगे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सवाल है झेल में से सबक के मुसन्निफ़ कौन है और इक़्तिबास आप पढ़ के रह जाएं ये मिलने वाला नहीं है। देख लेते हैं पढ़ के देख लेते हैं। फिर से एक बार हम शुरू से पढ़ते हैं। कसम है भगवान की इन लाट साहबों के नाज उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले।
तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने गछरी लिखा हुआ है, कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दीं और उनके गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है ना, कहीं भी मुसन्निफ़ का नाम यहाँ पे नहीं आया, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों को मुसन्निफ़ का नाम जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सबक यानी कि नया कानून के मुसन्निफ़ हैं सादत हसन बंटू। ठीक है ना, अगर आप अफसाना पढ़े होंगे, अफसाना निगार का नाम पता होगा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, वैसे अगला सवाल देखें। अगला सवाल है मंगू कौन था? ए सिपाही, बी वकील, सी कोचवान, डी डॉक्टर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोचवान। ठीक है ना, इक़्तिबास में कोचवान लफ्ज़ का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि उस्ताद मंगू तांगे चलाने वाला था और तांगे चलाने वाले को ही कोचवान कहा जाता है, इसलिए इसमें कोई शक व शुबा आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि मंगू एक कोचवान था। और वैसे जो अफसाना पढ़े होंगे, सुने होंगे, उन्हें तो किसी तरह की कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। वो इक़्तिबास को पढ़ें ना पढ़ें, उसका जवाब वो आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 19 देखें। मुंदरजा झेल में से किसे देखकर मंगू का खून खौलने लग जाता है? ए जापानी, बी अंग्रेज़ों, सी ग़ुलामों, डी नवाबों। इक़्तिबास में इन लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम फिर से आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप अफसाना पढ़े हुए होंगे तो आप जानते होंगे कि उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से काफ़ी नफ़रत थी। वो अंग्रेज़ों को देख करके काफ़ी परेशान हो जाया करता था, बौखला जाया करता था और उन्हें देख करके इसका खून खौलने लग जाता था। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी अंग्रेज़ों यहाँ पे सही जवाब होगा। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, जदीद आइन से क्या मुराद है? ए सिविल एक्ट, बी इंडिया एक्ट, सी स्वदेशी एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जदीद आइन से मुराद, आखिरी जुमला देखें, आखिरी जुमला, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया एक्ट। जदीद नया, आइन कानून संविधान, और उसी को कहा गया है इंडिया एक्ट। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ें। से देखें, अब यहाँ पे से में है दर्ज अशार को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। यहाँ पे अशार दिया हुआ है, इन अशार से ही नीचे के 5 सवालात सवाल नंबर 21 से लेकर के 25 आप लोगों को मिलेंगे। अशार पढ़ लेते हैं एक बार। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। यहाँ पे शायद PDF बनाने में चौथा मिसरा कट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन चौथा मिसरा इसका है, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। ठीक है ना, ठीक है, सवाल देखें अब इससे। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है, मुंदरजा बाला गज़ल के शायर कौन हैं? मुंदरजा बाला गज़ल के शायर कौन हैं? अब शायर का नाम तो हम लोग देखें कि यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं था इक़्तिबास में, वहाँ पे सिर्फ़ अशार दिया हुआ है, और वो अशार किनका है ये आप लोगों को जानना ही होगा। आप लोगों को पता होगा तभी इसका जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है मीर, बी ज़ौक़, सी सौदा, डी शाद अज़ीम आबादी। तो यह शेर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से लिया गया है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल का अशार है, इसलिए
सही जवाब ऑप्शन बी ज़ौक़ हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 22 देखें। सवाल नंबर 22, मुंदज़्ज़ा बाला शेर में रदीफ़ लफ्ज़ कौन सा है? रदीफ़ लफ्ज़ कौन सा है? ए खुशी, बी चली, सी चले, डी लगे। तो अब यहाँ पे आप लोगों को रदीफ़ जानना पड़ेगा कि रदीफ़ कहते किसे हैं। रदीफ़ आप लोगों को पता होगा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। शेर था, लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। जिस लफ्ज़ को शायर मिसरा के आखिर में या शेर के आखिर में दोहराता है वही रदीफ़ लफ्ज़ हुआ करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आखिर में जिस लफ्ज़ को शायर दोहरा रहा है वो लफ्ज़ है चले। ठीक है ना। पहला शेर के दोनों मिसरों में चले चले लफ्ज़ आया है, बाकी जो दूसरा शेर है उसके दूसरे मिसरे में चले लफ्ज़ का इस्तेमाल शायर कर रहा है और यही लफ्ज़ चले रदीफ़ है। ठीक है ना। रदीफ़ वो लफ्ज़ होता है जिसे शायर अपने शेर के आखिर में दोहराता है। ठीक है ना। वैसा लफ्ज़ या अल्फाज जिसे शायर अपने शेर के आखिर में दोहराता हो रदीफ़ कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे रदीफ़ लफ्ज़ चले चले है। ऑप्शन सी चले सही जवाब होगा। सवाल नंबर 23, लफ्ज़ हयात के मानी क्या है? लफ्ज़ हयात के मानी क्या है? अब फिर से हम कह रहे हैं कि इक़्तिबास पढ़ेंगे और हयात के मानी ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। हयात लफ्ज़ दिया हुआ है, हयात के मानी आपको खुद से जानना पड़ेगा। ठीक है ना। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए ज़िंदगी, बी मौत, सी तस्वीर, डी दुनिया। सही जवाब हो जाएगा हयात के मानी ज़िंदगी होता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए ज़िंदगी। सवाल नंबर 24, लफ्ज़ कज़ा के मानी क्या है? लफ्ज़ कज़ा के मानी क्या है? ए आखिरत, बी मौत, सी क़यामत, डी सदाकत। यहाँ भी आपको कज़ा के मानी जानना ही होगा। कज़ा के मानी होता है मौत। ऑप्शन बी मौत, यही जवाब सही होगा। सवाल नंबर 25 देखें। इस गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस सनत का ज़िक्र किया है? इस गज़ल के पहले शेर में, पहले शेर का मतलब हो गया लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इस शेर में शायर किस सनत का ज़िक्र कर रहा है? ए सनत तलमी, बी तशबी, सी इस्तारा, डी सनत तज़ाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सनत तज़ाद। ठीक है ना। ठीक है। यही 5 सवाल आप लोगों को हिस्सा शायरी के इक़्तिबास से था। अब आगे देखते हैं। आगे दाल में लिखा है मुंदरजा झेल सवालात के जवाब चुनकर लिखें। ठीक है ना। मुंदरजा झेल सवालात के जवाब चुनकर लिखें। सवाल नंबर 26 है। सवाल नंबर 26 है, उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, फिर से हम कह रहे हैं कैसे लिखा है, कैसे नहीं किसे होगा। उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है? ए कृष्णचंद्र, बी बेदी, सी प्रेमचंद, डी नज़ीर अहमद। सही जवाब होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 27, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? ए अजायब राय, बी धनपत राय, सी बलदेव राय, डी तिलोक चंद। सही जवाब धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ऑप्शन बी को आप लोग कलर करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 28 देखें। सवाल नंबर 28 है, फ़कीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था? फ़कीर
किस वक्त आराम फरमाने का आदी था? ऑप्शन ए शाम में, बी रात में, सी सुबह में, डी दोपहर में। आप अगर अफसाना फ़कीर पढ़े होंगे, अफसाना फ़कीर आपको मिलेगा दरसी किताब गुलज़ार उर्दू में, ठीक है ना। गुलज़ार उर्दू के अफसाना फ़कीर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फ़कीर दोपहर में आराम फरमाने का आदी था, ठीक है। ऑप्शन डी दोपहर में इसका जवाब सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 है मंगू। देखें मंगू फिर से आ गया, जो हम लोग इक़्तिबास में सवाल पाए थे, यहाँ भी दिया हुआ वही सवाल। मंगू कौन था? ए वकील, बी सिपाही, सी कोचवान, डी माली। सही जवाब कोचवान, मंगू कोचवान था, ठीक है ना। सवाल नंबर 30, सर सैयद का बचपन का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है? सर सैयद का बचपन का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है? सर सैयद का बचपन उन्वान से आप लोगों को एक सवानेह पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि इसका ताल्लुक़, सर सैयद का बचपन का ताल्लुक़ सवानेह सिनफ़े अदब से है। हालांकि सर सैयद का बचपन सवानिही किताब हयाते जावेद से माखूज़ है। असल में जो सवानिही किताब है उस किताब का नाम है हयाते जावेद, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान का हालाते ज़िंदगी पेश किया गया है। और सर सैयद अहमद ख़ान के पूरी हालाते ज़िंदगी में यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़ना था या जो पढ़ना है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर सैयद का बचपन ही पढ़ना है, ठीक है, जिसे आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ भी चुके होंगे। यहाँ पे सवाल चूँकि सर सैयद का बचपन से ही दिया हुआ है, सर सैयद का बचपन का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है, तो इसका जवाब यहाँ पे हो जाएगा सवानेह, ऑप्शन बी, ठीक है। सवाल नंबर 31 देखें। सवाल नंबर 31 है गांधी जी उनके दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था? गांधी जी और उनके दोस्तों को होगा, ठीक है ना। गांधी जी और उनके दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था? ए शराब का, बी पान का, सी सिगरेट का, डी हुक्का का। सही जवाब हो जाएगा सी सिगरेट का। गांधी जी और उनके दोस्तों को सिगरेट का चस्का लग गया था। सवाल नंबर 32, गांधी जी ने अपना एतराफ़नामा किसे लिखकर दिया था? ए दादा को, बी चचा को, सी वालिद को, डी वालिदा को। गांधी जी अपने दोस्तों के सोहबत में रह करके कई बुरी आदतों का चस्का उन्हें लग गया था, जिससे वो काफ़ी नादिम थे, काफ़ी शर्मिंदा थे, और फिर वो अपनी गलती का एतराफ़नामा लिख करके अपने वालिद को देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन सी वालिद को इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 32 का सी वालिद को। सवाल नंबर 33 देखें। बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए लाहौर, बी सियालकोट, सी जालंधर, डी कराची। सही जवाब होगा बी सियालकोट, ठीक है ना, बी सियालकोट, ठीक है। सवाल नंबर 34 देखें। सवाल नंबर 34 है लाई हयात आए कज़ा ले चले चली। चले चली लिख दिया है, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, होना चाहिए चली चले। हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे ये शेर, पहले भी ये सवाल में दिया हुआ है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। सवाल इसका है इस शेर के शायर कौन है? यही सवाल हू बहू ऊपर भी दिया हुआ था इक़्तिबास वाला सवाल में। ऑप्शन ए सौदा, बी ज़ौक़, सी फ़ानी, डी मीर। सही जवाब ऑप्शन बी ज़ौक़ हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इस तरह के सवाल इम्तहान में देखने के लिए आप लोगों को नहीं मिले होंगे। यहाँ पे सवाल सेट करने वाला एक ही सवाल को दो जगह दोहरा दिया है। एक मंगू वाला सवाल देखे हम लोग, सवाल नंबर 29, और ये सवाल नंबर 35। ये दोनों सवाल जो पिछला इक़्तिबास में दिया हुआ था वही सवाल यहाँ भी आ गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, फिर से हम लोगों का रिवीजन हो गया और इसका जवाब
हम लोगों को अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ज़ौक़। सवाल नंबर 35 देखें। सवाल नंबर 35 है, नज़्म के लग़वी मानी क्या होते हैं? ए मंज़र, बी मोती पिरोना, सी तहज़ीब, डी तहज़ीब। यहाँ ऑप्शन सी और डी दोनों में तहज़ीब दिया हुआ है, तहज़ीब टाइप हो गया है। ये भी मेरे ख़्याल से टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ एक अलग ऑप्शन देना चाहिए था। बहरहाल ये दोनों ऑप्शन सवाल का जवाब नहीं होगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोती पिरोना। नज़्म के लग़वी मानी मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 है, चमन से रोता हुआ कौन गया? ए मौसम बहार, बी मौसम सरमा, सी मौसम बरसात, डी मौसम गर्मा। अगर आप लोग अल्लामा इकबाल की नज़्म हकीकत हुस्न पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया। ठीक है ना, सही जवाब ऑप्शन ए मौसम बहार होगा। सवाल नंबर 37, खुदा और हुस्न की बातें किसने सुनी? खुदा और हुस्न की बातें किसने सुनी? ए चाँद, बी सूरज, सी सितारों, डी शबनम। सही जवाब इसका हो जाएगा, ये भी सवाल आप लोगों को नज़्म हकीकत हुस्न से ही है और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चाँद। ठीक है ना, खुदा और हुस्न की बातें चाँद ने सुनी, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 38, मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए जौनपुर, बी फैज़ाबाद, सी गोरखपुर, डी अलीगढ़। सही जवाब होगा मीर अनीस की पैदाइश ऑप्शन बी फैज़ाबाद में हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर 39, मुकद्दमा शेर व शायरी किसने लिखी? ऑप्शन ए गालिब, बी सर सैयद, सी हाली, डी इकबाल। मुकद्दमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की बहुत ही मशहूर और मारूफ मुकद्दमा है, मुकद्दमे की किताब है। ठीक है, आप लोगों को जानना चाहिए कि मुकद्दमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। ठीक है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी हाली। 40 नंबर, सवाल नंबर 40, आखिरी सवाल, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही जवाब होगा रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी चौथा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सेट मुकम्मल होता है। हम यह आप लोगों से उम्मीद करें कि ये 40 सवाल आप लोग तैयार करके जाएं और ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगले दिन आप लोगों के लिए इसी सेट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा दिया जाएगा। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो 40 नंबरों का होना है उसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।